तो साथियों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। जैसा कि आप जानते ही हैं सब कि संस्कृत की क्लासेस अभी हमारी चल रही हैं। तो संस्कृत की क्लासेस में हमने पिछली क्लास में आपको संस्कृत की जो संधियां हैं, आपकी संधियों का पूरा चैप्टर हमने क्लोज कर दिया था। पिछली क्लास थोड़ी लंबी सी रही होगी, आपने देखी होगी, पिछली क्लास थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन चूंकि हम आपसे वादा कर चुके थे कि एक ही क्लास में पूरी विसर्ग संधि हमें करनी है, तो विसर्ग संधि को हमने पूरा कर दिया। आज हम एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं। और चूंकि थोड़ा सा संस्कृत की संधियां जो थी उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी बोरियत होने लगी होगी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट के साथ साथ आप समझ के मतलब कुछ कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा मज़ा देगा, पढ़ने में आनंद देगा। और जो आपका एकदम जुड़ाव थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था संस्कृत से, कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आप उस जुड़ाव की तरफ एक बार पुनः अग्रसर होंगे। चलिए बात करते हैं हम समास। देखिए, ये टॉपिक ऐसा नहीं केवल संस्कृत में ही है, हिंदी में भी आपका समास है, संस्कृत में भी समास है। थोड़ा सा अंतर है, शब्दों में तो अंतर रहेगा ही रहेगा, हिंदी के शब्द अलग होंगे और संस्कृत के शब्द अलग होंगे। लेकिन समास है क्या? अभी तक आपने संधि पढ़ी थी। संधि में क्या था? दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल यानी अक्षरों का मेल अगर कहीं पे हो रहा है, चाहे वो स्वर स्वर का मेल हो, चाहे व्यंजन स्वर का मेल हो, चाहे स्वर व्यंजन स्वर और विसर्ग का मेल हो, कुल मिला के किसी का भी मेल हो, वहां आपको वर्णों का मेल था और वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। इसी तरह समास किसे कहते हैं? तो समास हम कहते हैं शब्दों के मेल को या पदों के मेल को। दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक संपूर्ण पद बना लेते हैं, यानी पूरा जितने भी पद हैं उन्हें मिलाकर हमने एक पद बना दिया, तो वो एक पद आपका कहलाता है सामासिक पद। और वहीं पर समास अपना कार्य करता है। समास वहीं कार्य करता है जहां पर कई बिखरे पद पड़े हों और उन्हें हम मिला के एक साथ एक पद के रूप में लिख दें, तो वो आपका समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समास। अब चूंकि समास जैसे संधि के नियम होते थे, वैसे ही आपके समास के भी नियम हैं। तो सबसे पहले देखिए, परिभाषा इसकी क्या हो सकती है? अनेकेषाम। देखिए, पहले परिभाषा हम संस्कृत में एक लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे, ठीक है? हमने बताया था पद, पदानाम, अनेकेषाम पदानाम एक पदी भवनम, एक पदी भवनम समासः। अनेकेषाम पदानाम मतलब अनेकेषाम का मतलब अनेकों पदों का एक पद बनना, भवनम मतलब होना, एक पद के रूप में हो जाना या बन जाना, समासम समास कहलाता है, ठीक है? इसे हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हिंदी में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, अनेकों पदों का एक पद हो जाना या बन जाना समास कहलाता है। ये मतलब जहां पर अनेक पद हो और अनेक पदों का एक पद के रूप में लिख देना समास आपका कहलाता है। समास कहलाता है, जैसे अब देखिए, थोड़ा सा एक उदाहरण मैं आपको समझा दूं। तो उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ उदाहरण आपको ऐसा बताएं जिसमें कई पद हों। जैसे आपका ये देख लीजिए, दिनम, दिनम, दिनम प्रति, सॉरी
यहाँ भी वही नियम लागू होगा, भी बताएंगे क्या नियम लागू होगा। माँ क्यों नहीं लगा, दिनम दिनम प्रति, ये आपका 1 2 3 3 पद हैं, कई पद हैं, और इसे जब हम समास के रूप में लिख देंगे तो प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति अगर हमने लिखा तो आपका हो जाएगा प्रतिदिनम। ठीक है, अब यहां ये लगेगा। ठीक है, देखिए संस्कृत लिखते समय एक विशेष ध्यान जो देने वाली बात होती है, देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ देखिए अनेका शाम, तो अनेके शाम लिखा है हमने, आगे से देखिए व्यंजन है, तो यहाँ आपका माँ का अनुस्वार हो जाएगा मो अनुस्वारा से। वही तो बताया ना हमने, मो अनुस्वारा जो पिछले बताई थी उसमें क्या बताया था संधि में, सिर्फ यही तो बताया था कि अगर आगे से व्यंजन है तो ये आपका माँ का अनुस्वार हो जाएगा, आगे से अगर स्वर है तो देखिए माँ अपने माँ के रूप में ही रहा। इसी तरह यहाँ देखिए अगला पद यहाँ व्यंजन है तो इसलिए यहाँ अनुस्वार हो गया, अनुस्वार हो गया। अब चूंकि यहाँ से आगे कोई पद है ही नहीं इसीलिए यहाँ माँ ही ऐसी रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अनेके शाम पदानाम एक पदी भवनम समासः, अनेकों पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। ठीक है, या इसे इस तरह से कह सकते हैं हम, दो या कम से कम दो पद तो चाहिए ही है समास करने में। ठीक है, क्योंकि एक पद का तो आप समास नहीं कर सकते, दो पद तो चाहिए हैं, दो या दो से अधिक पदों का मेल क्या होता है, समास होता है, समास होता है। ध्यान रखने वाली बात है, दो, अब हमने आपको ये दो लिखे हमने, कम से कम दो पद तो आपको चाहिए समास करने के लिए, उससे अधिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही पदों का मेल समास होगा, नहीं, तो कहीं कहीं अब जैसे ये हमने लिखा, ठीक है, इसमें आपका 3 पद हैं, अब ये हम लिख दे रहे हैं राज्ञा पुरुषः, देखिए राज्ञा पुरुषः बराबर राजपुरुषा बनता है, राजपुरुषा, तो यहाँ दो ही पद हैं। ठीक है, तो या तो दो पद हो या दो से अधिक पद हो, लेकिन जहां पर भी दो या दो से अधिक पद होंगे और उनको मिलाकर हम एक पद बना देंगे, वो आपका समास कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर कोई बात नहीं, वही रोज वाली बात फिर बता रहा हूं मैं, आप कमेंट करते रहिए, हमें पता लग जाएगा आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है, हम तो आपको मोटिवेट करते ही हैं परीक्षाओं के लिए, हम तो आपको कोशिश करते ही हैं कि आप मोटिवेट रहें और अच्छे तैयारी करते रहें, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं आपके शेयर कमेंट से हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम कैसा पढ़ा रहे हैं, पता होना चाहिए ना, हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं, हम अगर क्लास ले रहे हैं तो हमें भी तो पता होना चाहिए। आप ऑनलाइन क्लास है ये, इसमें वीडियो बनती है, आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा दी जाती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारा आपका आपसी संवाद नहीं हो पाता है, और ऑफलाइन क्लास की यही विशेषता होती है। ऑफलाइन क्लास में आप हमारे सामने होते हैं, हम आपके सामने होते हैं, आपको कोई समस्या है आप तुरंत उठ के पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई, और हम उस समस्या का तुरंत समाधान कर सकते हैं, यानी वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, जो कहते हैं ना। अब इससे अगर हम देखें तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कम है, नहीं है, आप कमेंट करते हैं वो हम बाद में देखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, देख तो लेते हैं लेकिन बाद में देखते हैं, हम तुरंत आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी दोनों तरफ से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, आप भी हमें बता रहे हैं, हम भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। और शिक्षा क्या है, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं कहूँ मैं पूर्ण हूँ, नहीं, कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, वो अपने जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो ऐसा नहीं कि हम पूर्ण हैं, हम भी इंसान ही हैं, गलतियां तो होती हैं, ठीक है, गलती किससे नहीं होती, भगवान से नहीं होती, तो भगवान तो है नहीं, तो इंसान से गलतियां होती रहती हैं। तो चलिए को हो सकता है हमसे भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जा रही हों या गलतियां हो रही हों, तो उसी लिए उन गलतियों को बताने के लिए आपके पास कमेंट का ऑप्शन होता है। अगर अच्छी लग रही है तो भी आप हमें प्रोत्साहित करिए,
खराब लग रही है तो उसके लिए आप हमें हमारी गलती को बताएंगे तो हम उसमें सुधार भी करने की कोशिश करेंगे। कहीं पे अगर कोई चीज हम देखिए, कोशिश यही करते हैं हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की, कोशिश करते हैं हम आपको बहुत अच्छे से हर चीज को समझाने की, लेकिन हो सकता है हमसे कहीं कमियां होती हों। अगर अब एक सीधी सीधी बात होती है कि बच्चे की समझ में नहीं आ रहा, टीचर पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं कि बच्चे की कमी है, बच्चा मूड बुद्धि है इसलिए उसकी समझ नहीं आ रहा, नहीं, हो सकता है उस शिक्षक के अंदर भी कुछ कमियां हों जिससे कि वो अपनी बात को स्टूडेंट तक पहुंचाने में, विद्यार्थी तक पहुंचाने में असफल रह रहा हो। तो इसीलिए हमें अपने तरीके बदलने होते हैं कभी कभी, ठीक है। अब स्टूडेंट भी कई तरह के होते हैं, जैसे आप बाल विकास में पढ़ेंगे ही या पढ़ रहे होंगे, बाल विकास में स्टूडेंट आपके होते हैं कई तरीके के, सामान्य बुद्धि होते हैं, तीव्र बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है। तो वो आपके बुद्धि जो बुद्धि परीक्षण होता है जिसमें आप बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं, तो उसमें आपको पता लग जाता है कौन सा बच्चा कैसा है। तो जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं सारे बच्चों की एक बार में ही बात समझ में आ जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है किसी को एक बार वीडियो देख के उसकी समझ में आ गई, किसी की दो दो तीन तीन बार वीडियो देखने के बाद फिर समझ में आता होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी की समझ में नहीं आएगी, आना सबकी समझ में है, आना है तो आना ही है समझ में। तो अगर कहीं ना कहीं कोई अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए अब यहाँ टू वे कम्युनिकेशन नहीं है हमारा, हम आपसी संवाद नहीं कर पाते हैं, तो इसी कारण कमेंट का ऑप्शन खुला है, आप जब चाहें हमसे संवाद करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दो या दो से अधिक पद हैं, अगर वो मिलकर एक पद बना ले, ठीक है, जैसे यहाँ एक पद बन गया आपका, यहाँ भी एक पद बन गया, तो ये जो पद बनेगा हमारा वो सामासिक पद कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? सामासिक पद। ध्यान देना ये भी चीज, इसे हम कहेंगे सामासिक पद, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह, विग्रह का मतलब अलग अलग, ठीक है। यानी किसी भी, अब देखिए अगर इसकी परिभाषा, अगर परिभाषा पूछी नहीं जाती आपकी, अगर कहीं ना कहीं अगर समास विग्रह क्या होता है आप अगर पूछने लगे तो उसका भी समाधान क्या है कि किसी सामासिक पद को, या समस्त पद भी इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? समस्त पद, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो किसी सामासिक पद या समस्त पद को जब हम अलग अलग करके टुकड़े करके उसके लिख देते हैं तो वो हमारा कहलाता है समास विग्रह। क्या कहलाता है? समास विग्रह। तो कहीं ना कहीं अब मुझे उम्मीद है कि ये समास आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि समास क्या होता है। अब समास क्या होता है ये तो समझ में आ ही गया होगा, हिंदी में भी समास की परिभाषाएं इसी तरह रहेंगी कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं, ठीक है, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो। हमने इसमें संस्कृत में दिया अनेकेशाम पदानाम एक भवन, एक पदी भवनम समासा, ठीक है, अनेकों पदों का एक पद के रूप में हो जाना या मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। तो ये आपको हमने संस्कृत में इसलिए ली, संस्कृत क्लास चल रही तो कुछ तो संस्कृत आपको मिलनी चाहिए। चलिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं, इस क्लास को समास के प्रकार बताएंगे अब हम। देखिए, समास के प्रकार या भेद। समास के प्रकार या भेद, इसके बारे में भी संस्कृत में कहा गया है। समासः पंचधा, समासः पंचधा, देखो ये समासः पंचधा। समास 5 प्रकार के होते हैं, समास 5 प्रकार के होते हैं, समासः पंचधा। समास आपके 5 प्रकार के होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? समास 5, पंचधा का मतलब 5 प्रकार के होते हैं।
अब हिंदी में समास कहेंगे आप 6 प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में होते हैं 6 प्रकार के। हिंदी की जब क्लास लेंगे उसमें समास बताएंगे तो भी वो भी बताएंगे हम, लेकिन अभी भी हम कुछ हिंदी की चीजें स्पष्ट कर देंगे कि समास 5 प्रकार के कैसे होते हैं, ठीक है, या हिंदी में 6 प्रकार के कैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो समासः पंचधा, समास 5 प्रकार के होते हैं, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब वो प्रकार देख लीजिए। नंबर 1 केवल समास, केवल समास। अब हम समासों के नाम लिख रहे हैं, समासों के प्रकार लिख रहे हैं, इनके विषय में भी हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि विस्तार से चर्चा करने का मतलब इनके एक एक पद के विषय में अलग अलग आपको परिभाषाएं, अलग अलग आपको इनकी उदाहरण बताए जाएंगे, ठीक है। अव्ययी भाव समास, केवल समास। अब ये केवल समास हिंदी में नहीं होता है, केवल समास केवल संस्कृत में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है। नंबर 3 तत्पुरुष समास, और नंबर 4 आपका होगा, अब देखिए तत्पुरुष समास, इसमें 2 भेद और बढ़ जाते हैं हिंदी वाले, इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वो हम आपको अभी बताएंगे, रुक के बताएंगे। उसके बाद पहले देख लीजिए बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, और नंबर 5 आपका आ जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। तो देखिए अब 5 प्रकार के बता दिए हमने समास, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ठीक है। इस तत्पुरुष के 2 भेद और हो जाते हैं, और वो 2 आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है कर्मधारय और दूसरा होता है आपका द्विगु। आप सोच रहे होंगे कि सर ने कर्मधारय और द्विगु तो बताया ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे नहीं, संस्कृत में ये 5 प्रकार के समास होते हैं। अब हिंदी में 6 कैसे हो जाते हैं, हिंदी में केवल समास आपका नहीं है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ये 6 समास रह जाते हैं। वहां तत्पुरुष के अंतर्गत भेद ना करके इन्हें अलग अलग रूप में दे दिया है, ठीक है, क्या किया है, अलग अलग रूप में दे दिया है। अब देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे इसमें तो प्रधानता से कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सा पद प्रधान होता है कौन सा नहीं होता है, ठीक है। ये आपका देखिए अव्ययी भाव समास, इसमें होता है पूर्व पद प्रधान, फिर इसके बाद आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में होता है उत्तर पद प्रधान, उत्तर मतलब बाद वाला, ये भी ध्यान रखना, प्रधानता के आधार पर अगर समास पूछ रहे हैं कि प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, हिंदी में आ सकता है, संस्कृत में आ सकता है। अव्ययी भाव का कौन सा, देखिए ये वाला जो समास, जो केवल समास है वो केवल ही है, इसका कोई उदाहरण आपसे नहीं पूछते हैं, हालांकि उदाहरण हम बताएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम पूछते हैं, 1% चांस इसके बारे में पूछना, बाकी सारे के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ ले पूर्व पद प्रधान किस पर उसमें होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है आपका अव्ययी भाव में, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका बहुब्रीहि में क्या होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि कौन सा होगा, अन्य, जो भी पद दिए होते हैं पूर्व और उत्तर, वो किसी अन्य पद की प्रधानता की ओर इशारा कर देते हैं, अन्य पद प्रधान, तो आपका बहुब्रीहि क्या हो गया, अन्य पद प्रधान, ठीक है। और उसके बाद द्वंद्व, अब द्वंद्व क्या है, देखिए द्वंद्व सबसे पहले इसकी थोड़ा सा समझ लीजिए, द्वंद्व का ही मतलब, द्वंद्व जैसे शब्द अपने आप में एक है, लड़ाई झगड़े का सूचक है, ठीक है, जहां द्वंद्व मतलब लड़ाइयां हों, आपसी मतभेद। अब लड़ाई कहाँ होगी, लड़ाई तो वही होगी जहां दोनों पद बराबर के होंगे, भाई दोनों पार्टियां बराबर की होंगी तभी लड़ाई होंगी। अगर एक कमजोर पड़ रही है दूसरी मजबूत पड़ रही है, तो मजबूत वाली कमजोर को दबा लेगी, और कमजोर वाला जो है, जो भी पार्टी है कमजोर वाली, वो बेचारी कुछ नहीं कह पाएगी। लेकिन अब जैसे अगर कोई हेल्दी हाई फाई बॉडी बिल्डर आपके एक थप्पड़ मार दे या मेरे एक थप्पड़ मार दे, ठीक है, तो मैं शांत हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसके थप्पड़ मारूंगा जो 4 और मारेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास शारीरिक ताकत है।
हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, तो हम शांत हो जाएंगे, तो वहां लड़ाई की चांस नहीं होगा। हम किसी कमजोर के मार दें तो वो हमारे पलट के नहीं मारेगा, लेकिन अगर हम अपने बराबर वाले के थप्पड़ मारेंगे तो वो जरूर पलट के मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि उसे पता है कि जितनी क्षमता तेरी है उतनी क्षमता मेरी है। ठीक है, तो द्वंद्व का मतलब क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा, जहां दोनों पद प्रधान हो, यानी यहां हो गया दोनों पद प्रधान। दोनों पद बराबर क्यों हो? दोनों पद प्रधान। अब देखिए, अगर क्वेश्चन प्रधानता के आधार पर आ जाए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कौन कौन से बनते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि दो या दो से अधिक पदों के या शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? समास। अब क्वेश्चन बनने का देखिए, क्वेश्चन ये संस्कृत में भी बन सकते हैं, हिंदी में भी बन सकते हैं, दोनों में बनेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है कि समास कितने प्रकार का होता है, जरूरी नहीं वो ये लिखें उसमें कि संस्कृत में समास कितने प्रकार का होता है, हिंदी में कितने प्रकार का होता है, नहीं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे। अब आपको ये देखना कौन से पोर्शन में पूछा गया है। आपके पास जो आपकी बुकलेट होगी उसमें हिंदी के भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 संस्कृत के होंगे। ठीक है, आपके पास पोर्शन अलग अलग होंगे, तो आपको देखना है अगर संस्कृत के पोर्शन में पूछा गया समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए समासा पंचधा, यानी समास के 5 भेद होते हैं। तो आपको 5 पे ऑप्शन पे टिक करना है। यदि आपसे पूछा जाएगा हिंदी के पोर्शन में कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां आपको 6 लगाने हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी की क्लास में भी हम बताएंगे, अलग से बताएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी चूंकि संस्कृत की चल रही, तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस पोर्शन में भी पूछा उसके हिसाब से आपको प्रकार लगाने, दोनों में प्रकार चेंज हो जाएंगे। हिंदी में 6 प्रकार है, तो संस्कृत में मात्र 5 प्रकार हैं। ठीक है, वैसे तो 7 प्रकार बन जाते हैं, लेकिन इन 2 समासों को संस्कृत में तत्पुरुष के अंतर्गत ही समाहित किया गया है, तत्पुरुष के भेदों में ही समाहित कर लिया गया है। तो अब बात करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, या हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। फिर आपसे पूछेंगे किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव का। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष का। किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि में। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। ठीक है, या इस तरह से पूछ ले, द्वंद्व समास के कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। तो चारों ऑप्शन होंगे। आपको अगर पता है कि द्वंद्व हमारा लड़ाई झगड़े का सूचक है, द्वंद्व हमारा बराबरी का सूचक है, टक्कर का सूचक है, तो उसमें दोनों ही पदों की प्रधानता रहेगी। ठीक है, बहुब्रीहि में 2 पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर देते हैं, इसलिए उसमें तीसरे का मतलब अन्य, तो अन्य पद प्रधान हो गया। ठीक है, तत्पुरुष में आपका उत्तर वाला यानी बाद वाला पद प्रधान होगा, अव्ययी भाव में आपका पूर्व पद प्रधान होगा। तो इतनी बात आपकी उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अपने पहले भेद केवल समास पर चलते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले भेद केवल समास पर चलते हैं। तो केवल समास के बारे में अभी बताएंगे। इतनी बात आपकी समझ में आ ही गई होगी, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते चलिए। और उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपकी जो है इंटरेस्टिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि अभी समास देखिए टॉपिक ऐसा है जो आपका इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा समास पढ़ते। संधि ऐसा नहीं है, स्वर संधि में मजा आया होगा, लेकिन जब बात करते हैं हम व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी आपको बोरियत पैदा करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, सबसे पहले हमारा है केवल समास। कौन सा है? केवल समास। हमने आपको बताया ही है, केवल का मतलब केवल समास ही होता है, और इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई इसमें बड़ा मतलब समासिक प्रक्रिया अधिक नहीं होती है इसमें। ठीक है, केवल और केवल ये समास है नाम का, बस केवल नाम का समास है। इसकी देखिए संस्कृत में परिभाषा, सा च विशेष संज्ञा, सा च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता
केवल समासः, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता, मुक्ता विनिर्मुक्ता केवल समासः। ये संस्कृत में सा च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासः। ठीक है, मतलब क्या है? सा माने वह, अर्थात वह समास। ठीक है, जो, सा माने वह समास जो विशेष संज्ञा से रहित होता है। ठीक है, केवल एक विशेष से रहित है, केवल एक नाम मात्र का समास है। केवल का मतलब केवल नाम मात्र का समास है, विशेष से रहित केवल समास, वही हम बता रहे हैं आपको बार बार, केवल समास नामक प्रथम समास है। अर्थात जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं रखा गया उसका क्या कर दिया गया? केवल समास कर दिया गया। यानी जिसका कोई विशेष नाम नहीं रखा गया उसे केवल हमने केवल समास ही कर दिया। ठीक है, तो इसकी देखिए यहाँ बताइए, तो हिंदी में भी लिख दूं? चलिए लिख ही दे रहा हूं। अर्थात, अर्थात का मतलब इस परिभाषा का, अर्थात वह समास विशेष से रहित, विशेष से रहित, और वह केवल समास विशेष से रहित। ठीक है, क्या है? संज्ञा विनिर्मुक्ता। ठीक है, केवल रहित, केवल। ठीक है, केवल क्या है? ये समास का नाम है। समास, केवल समास नामक प्रथम समास है। प्रथम समास है, यानी जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं रखा गया है, जिसे कोई विशेष संज्ञा नहीं दी गई है, संज्ञा का मतलब नाम ही होता है, जिसे कोई विशेष संज्ञा नहीं दी गई है, वह आपका केवल समास है। और इसका देखिए, चलिए ठीक है, एक थोड़ा सा और बता दें। चलिए इसे दूसरी भाषा में लिख लीजिए। अर्थात जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं रखा गया है, कोई विशेष, देख लीजिए, जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं रखा गया है, वह केवल समास कहलाता है। केवल समास कहलाता है। एक दो बार इसके भी उदाहरण पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इसे नेग्लेक्ट कर दें कि चलो ठीक है हमारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। हमने कहा 1-2% में तो आ भी सकता है ना। तो इसमें देखिए उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, भूतपूर्वा, ये समास का उदाहरण है, भूतपूर्वा। देखिए इसका ना तो प्रथम पद प्रधान है, ना उत्तर पद प्रधान है, ना अन्य पद प्रधान है, ना दोनों पद प्रधान है, कोई मतलब प्रधानता समास नाम की कोई चीज इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसका विग्रह अगर हम कर दें तो हो जाएगा आपका पूर्वम भूतः। ये विग्रह, ये वाला आपका पूछा गया है, उदाहरण पूछा गया है। इसी तरह एक और देख लीजिए, वागर्था विव। इसे जब हम अलग करेंगे तो हो जाएगा वागर्थो। वागर्थो इव। तो ये 2 उदाहरण, बस हम आपसे नहीं कह रहे हैं तीसरा आप देखें, इसमें तीसरा देखने की आवश्यकता भी नहीं है और इसके उदाहरण है भी नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इसी से पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा, गारंटी मेरी है। मैं आप फिर
अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मुझसे कह सकते हैं कि सर आपने बताया था ये इसके अलावा पूछा नहीं जाएगा, ये आ गया, नहीं आएगा। 100% गारंटी मैं बता रहा हूं। अगर इसमें से कुछ पूछा गया तो केवल और केवल भूतपूर्वा में समास पूछ लेंगे, या पूर्वम भूता किस समास का उदाहरण है, भूतपूर्वा किस समास का उदाहरण है। इसी तरह से बस एक क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेंगे। तो इतनी बात आपकी समझ में आ ही गई होगी। केवल समास आपकी समझ में आ ही गया होगा। जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं रखा गया है वही आपका केवल समास है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर एक बार मैं बताता चलूं, आप इसके नोट्स बनाते चलें। देखिए, कोई भी चीज है जब आप याद करते हैं या पढ़ते हैं, जब तक वो आपकी कलम के नीचे से नहीं निकल जाती, कहने का तात्पर्य जब तक आप अपने पेन से उसे अपने नोटबुक पे या कॉपी पे या डायरी पे नोट नहीं करते हैं, तब तक वो आपकी चीज पक्की नहीं हो पाती है। चाहे कितनी भी आप पढ़ाई कर लीजिए, केवल मौखिक पढ़ाई से कुछ भी नहीं होता है। आपको लिखित पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप जब तक उन वस्तुओं को, उन परिभाषाओं को, उन उदाहरणों को जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे, तब तक आप स्पेशली उन्हें ध्यान मतलब याद नहीं रख सकते। तो चलिए, ये आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। केवल समास आपका हो गया। अगला अब हम बताएंगे दूसरा भेद।